ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहे हैं आगे। आखिरी जो बात आपसे हुई थी वो रिवाइज कराइए ज़रा। क्या बात हुई थी आखिरी? दुआ बता दें। हाँ अली रज़ा, तुम बताओ आखिरी बात क्या हुई थी? सर पार्किंसंस डिजीज बताया था आपने। ठीक है, ओके। पार्किंसंस डिजीज के बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ। It is the progressive degeneration of cerebral cortex of brain progressive degeneration of cerebral cortex of brain अच्छा, ड्यू टू एजिंग की वजह से। अल्जाइमर्स में सेरेब्रल कॉर्टेक्स डीजनरेट होना शुरू होता है और उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आपके पास होता है माइल्ड फॉरगेटफुलनेस, फिर उसके बाद होता है सीवियर लॉस ऑफ मेमोरी, और फिर तीसरी स्टेज में होते हैं सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस के सिम्टम्स जो है वो आपको नजर आते हैं। देखें ये सेरिब्रम है, अगर हम ऐसे लोगों का सीटी स्कैन करते हैं तो हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो डीजेनरेटेड नजर आता है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमें डीजेनरेटेड नजर आता है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, जिसमें क्या मिलेगा आपको? जिसमें आपको जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आपको डीजेनरेटेड मिलेगा। ठीक है, अब शुरू शुरू में क्या होता है, थोड़ी बहुत मेमोरी का लॉस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर लॉस होती है मेमोरी की। और फिर क्या होता है, उसके साथ साथ सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस आते हैं, यानी कि आपको हॉल्यूसिनेशंस मिलेंगी और आपको डिल्यूजन्स मिलेंगे। हॉल्यूसिनेशंस का मतलब है सीइंग इमेजेस, तस्वीरें नजर आ रही हैं, लिसनिंग वॉइसेस, आवाजें सुनाई दे रही। डिल्यूजन्स कहते हैं अ फिक्स्ड irrational idea not convinced by reasonable arguments, not convinced by reasonable arguments।
A fixed irrational idea not convinced by reasonable arguments. क्या मतलब, रस्सी पड़ी हुई है, उनको लगेगा कि भाई ये सांप पड़ा हुआ है, आप भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं, कोई उनसे ऐसा लगेगा बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा लगेगा कि उनसे ना बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके अलावा जहन में उनके अगर कोई ख्याल आ जाए कि भाई आज मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अब किसी दावत वगैरह में कहीं जाना है तो घर वाले सारे बैठे हुए हैं और वो जाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मैं घर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मतलब जहन में कोई पुख्ता ख्याल आ गया कि जिसको रीजनल आर्गुमेंट से वो कन्विंस नहीं हो, या किसी खाने के बारे में फर्ज करें उनके जहन में आ गया नहीं इसमें जहर है, अब कितना ही उनको कन्विंस कर लो नहीं उसमें जहर है, ठीक है, तो उनमें आखिरी जो स्टेज है उसमें सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस मिलते हैं। और देखें एजिंग एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, बहुत रेयर है कि हर बूढ़े को देखकर ये ना कह लीजिएगा ये अल्जाइमर्स का मरीज होगा, अल्जाइमर्स बहुत रेयर है, लाखों में 2-3 को आपको मिलेगी, ठीक है, और जब तक इसका सीटी स्कैन नहीं होता उसके बगैर कंफर्मेशन नहीं होती। और इसको मजीद प्रोग्रेस करने से रोकने के लिए, ठीक है, इसको मजीद प्रोग्रेस करने से रोकने के लिए जो है वो दवाइयों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इसको मजीद प्रोग्रेस से रोकने के लिए, ठीक है। कर लें, नोट कर लें इसको।
चलें, इसके बाद आइए नेक्स्ट डिसऑर्डर आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपके पास एपिलेप्सी। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो आपके पास है वो है आपके पास एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हम डिफाइन करते हैं टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट सीजर्स। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट सीजर्स, बार बार झटकों का आना। ठीक है, बार बार झटकों का आना, उर्दू में इसको मिर्गी का नाम देते हैं। लेकिन बाज लोगों को, बच्चों को वगैरह को झटके इसलिए पड़ते हैं कि उनको बुखार तेज आता है। ठीक है, उनको बुखार तेज आता है, तेज बुखार की वजह से उनको फेब्राइल फिट्स पड़ते हैं। बुखार होता है तो ही आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर गायब हो जाते हैं। एपिलेप्सी ऐसा है कि बुखार से ताल्लुक नहीं है इसका, ये झटके किसी भी वक्त आ सकते हैं। सीजर्स किसे कहते हैं? सीजर्स कहते हैं ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज caused by abnormal electrical stimuli at the level of brain। ट्रांजिएंट यानी वक्ती तौर पे, ब्रेन के लेवल पे एबनॉर्मल स्टिमुलाई आते हैं। ठीक है, ब्रेन के लेवल पे एबनॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एपिलेप्सी के झटके पड़ते हैं। मैं आपको इसकी पैथोलॉजी थोड़ी बहुत माइनर सी बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात सुन लें कि हमारे न्यूरॉन्स में जो मैसेज जाते हैं वो करंट की शक्ल में जाते हैं, और हमारे न्यूरॉन्स के गिर्द माइलिन शीट और इसके अलावा और भी इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है। इसमें मैसेज जा रहा है, इसमें मैसेज जा रहा है। एक स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर इसकी क्या कहते हैं कि इंसुलेशन लॉस्ट हो जाए कुछ कुछ जगहों पे से, तो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई आपस में क्लैश हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एबनॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट होते हैं। जो एबनॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट होते हैं उसकी वजह से एपिलेप्सी के झटके नजर आते हैं। जहन में आएगा सर वो ये झटके हर वक्त क्यों नहीं पड़ते रहते? तो मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर मिर्गी का एक मरीज है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? उसके बारे में ये कहा जाता है, अगर एक मिर्गी का मरीज है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको वीडियो गेम वगैरह खेलने को मना किया जाता है। ठीक है, कि वीडियो गेम वगैरह मत खेलो। वीडियो गेम खेलने वगैरह को क्यों मना किया जाता है? वीडियो गेम वगैरह खेलने को इसलिए मना किया जाता है कि ब्रेन के वो न्यूरॉन्स भी काम करना शुरू होते हैं जो आमतौर पे काम नहीं कर रहे होते, और अगर उनके अंदर आमतौर पे मैसेजेस नहीं जा रहे होते लेकिन अब मैसेज जाना शुरू होंगे, और अगर उनकी इंसुलेशन लॉस्ट हुई भी हो तो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई आपस में क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई आपस में क्लैश होते हैं तो इनके क्लैश होने की वजह से क्या होता है? नॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट होते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी का नाम देते हैं। एपिलेप्सी की बहुत सारी टाइप्स हैं। बाज ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ गर्दन मुड़ती है, बाज ऐसे हैं जिसमें बॉडी का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है, और बाज ऐसे हैं जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो पूरी बॉडी जो इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी। ठीक है, पूरी बॉडी जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या जनरलाइज सीजर्स। ये लोग अगर एपिलेप्सी की दवाई लेते रहते हैं तो सही रहते हैं। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक्स लेते रहते हैं तो सही रहते हैं, वरना फिर दोबारा से इनके अंदर जो है वो झटके नजर आते हैं। दवाई छोड़ देते हैं फिर दोबारा झटके नजर आते हैं।
ठीक है, करें, नोट करें इसको। चलें, इसके बाद आइए फर्दर आपसे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टू इट इज ब्रेन के डिसऑर्डर्स के बारे में बेटा आपसे बात हो गई है। इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करते हैं एन इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। An involuntary motor response of the body called reflex action. फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे अगर टच हो जाए तो जैसे ही आप हाथ टच करेंगे फौरन आप हाथ इनवॉलेंट्री पीछे कर लें। ठीक है,
फौरन हाथ जो है वो पीछे कर लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एन इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। आमतौर पे अगर आप हाथ ऊपर नीचे करते हैं, ये वॉलंटरी एक्शन होता है, आपकी मर्जी से होता है। लेकिन ये जो आपने हाथ पीछे किया है कि अचानक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, तो ये दरअसल कहलाएगा आपके पास एक इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास हुआ क्या कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ काम करते करते इतनी आदी हो जाती है कि अगर कभी जरूरत पड़े, तो जरूरत पड़ने पे आपके पास वो खुद से डिसीजन ले सकती। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे खुद से डिसीजन ले सकती है। देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, और ये रिले न्यूरॉन है, जिसको हम इंटर न्यूरॉन का भी नाम देते हैं। ठीक है, रिले न्यूरॉन या हम इंटर न्यूरॉन का भी नाम देते हैं इसको। हुआ क्या? हुआ ये कि जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट ने आपको टच किया, आपकी स्किन ने किसके तौर पे काम किया? आपकी स्किन ने जो है वो एज अ रिसेप्टर काम किया। ठीक है, आपकी जो स्किन है उसने एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम किया। फिर मैसेज गया सेंसी न्यूरॉन के जरिए, और बजाय कि आमतौर पे ये सेंसी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज लेकर जाता, उसने यहीं से इसको डाइवर्ट कर दिया रिले न्यूरॉन की तरफ। और फिर रिले न्यूरॉन से क्या हुआ? रिले न्यूरॉन से फिर आपके पास वो मैसेज डाइवर्ट हुआ मोटर न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, वो मैसेज डाइवर्ट हुआ मोटर न्यूरॉन की तरफ। मोटर न्यूरॉन एंड हो रहा है कहाँ पे? ये जो मसल फाइबर्स है ना, आपके स्केलेटल मसल फाइबर्स, इनकी तरफ डाइवर्ट हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, और क्या हुआ? आपका हाथ पीछे हो। उसको हम नाम दे रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताई है, दिस इज हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स। एक मिनट में प्रॉपर तरीके से जरा इसकी स्पेलिंग लिखूं। हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स, हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स, करें, नोट करें इसको।
चलें इसके बाद आइए आगे। अच्छा, आप गौर से सुनिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप्स हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। आपने अभी पीछे जो देखा है ना, वो आपके पास है पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक कौन सा रिफ्लेक्स होता है? सबसे पहले तो कनेक्शन देखें। एक कनेक्शन आपके पास ये है और एक कनेक्शन आपके पास ये है। जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं साइनेप्स। तो यहाँ पे रास्ते में आपको कई साइनेप्सिस मिलेंगे, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? इसलिए कहलाता है पॉलीसाइनेप्टिक। ठीक है। आपको मोनोसाइनेप्टिक की एग्जांपल बता रहा हूं। ये देखें, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड। यहाँ पे जो साइनेप्स नजर आ रहा है वो आपको सिर्फ एक नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या कहलाएगा? ऐसा कहलाएगा आपके पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। When there is only one synapse। आपके जहन में आएगा सर ये कौन सा रिफ्लेक्स है? फॉर एग्जाम्पल चेयर पे बच्चा बैठा हुआ है, ये उसके थाइस के मसल्स हैं। अगर यहाँ पे उसको हैमर मारी जाए, बच्चे की मर्जी के बगैर पैर इसका आगे हो, ये कहलाता है नी जर्क। नी जर्क रिफ्लेक्स जो है वही कहता है मोनोसाइनेप्टिक है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। करें, नोट करें इसको।
करना है बेटा किसी ने, कोई सवाल बेटा किसी ने करना है तो कर लीजिए, बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जी बोले सर। टेस्ट टॉपिक्स आखिरी टेस्ट कहाँ तक आया था? स्केलेटन सपोर्ट इन प्लांट्स रहता है उस चैप्टर में। सपोर्ट इन बॉटनी टॉपिक रह गए और लोकोमोशन भी रह गई होगी, मूवमेंट भी रह गई होगी ना? मूवमेंट हो गई, लोकोमोशन भी हो गई। ठीक है, तो ग्रोथ इन प्लांट्स आपके पास वो टॉपिक आएगा और बाकी आप इसमें से ह्यूमन ब्रेन ले लें, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन ले लें डिसऑर्डर समेत। चलें, टॉपिक दोबारा सुन लें। बॉटनी का टॉपिक जो ग्रोथ रह गया, सेकेंडरी ग्रोथ, वो आएगा और ह्यूमन ब्रेन विद डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।